Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के इस सेशन में हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को पढ़ने वाले हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम लोग मैकेनिक्स को पढ़ेंगे बच्चों, और इस पर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन होगा हम लोग ऑलमोस्ट इसको लगा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में ना, इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग, या दूसरा इसका नाम हो सकता है रेक्टिलिनियर मोशन। बोले तो मोशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ये आ जाती है, हम बात करते हैं किसका, काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स क्या होता है कि फिजिक्स का एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत है बच्चों कि हम लोग मोशन और किसी भी बॉडी के मोशन और रेस्ट के बारे में ऑलमोस्ट जानते हैं। अगर हम बात करें किसकी, मोशन का, और हम बात करते हैं किसका, यानी रेस्ट का। अब यहाँ पर मोशन की जब भी बात करें ना, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करें। ये मान लिया जाए यह क्या पाथ है ना, ए बी एक पाथ है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ना, और इसका मास कितना है m, और ये मान लो ये बॉडी यहाँ से मूव करना शुरू किया इस पोजीशन से। यहाँ पर x1 इक्वल टू कितना है 0 और t1 इक्वल टू कितना है 0। ये बॉडी मान लो कि v स्पीड से चल रही होंगी और यहाँ पर पहुंच रही होंगी, है ना। और यहाँ पर जो x2 है ये आपका x हो रहा है और t2 यहाँ पर t हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये बॉडी जब इस क्षण पर था यानी x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ न कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और यहाँ से इस पॉइंट तक आने में ऑब्जेक्ट को कुछ न कुछ टाइम लगा होगा। उस टाइम को हम लोग t बोल दिए। यहीं पर हम रेस्ट की अगर बात करें तो कहते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजिशन को चेंज ना करे। जैसे एग्जाम्पल दिए, मान लो यहाँ पर फिर से हमने वही कर दिया, ए बी एक क्या है, पाथ है ना। ए बी एक पाथ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, m मास का ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं यहाँ पर x1 बराबर कितना है 0 और t1 बराबर कितना 0। कुछ क्षण बाद, आफ्टर सम टाइम, just we have to show that the object at point A is just situated at the same time at any instant। जैसे यहाँ पर x2 भी कितना हो गया 0 और यहाँ पर t2 भी कितना हो गया 0। हाँ जी, हो सकता है? बिल्कुल नहीं। x2 0 और t2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये कभी 0 नहीं लगा देना। इस पर क्या होगा, जो t2 होगा वो t हो जाएगा। बोले तो टाइम तो बढ़ रहा होगा, 0 से अपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट करा और यहाँ से 0 से आपका t पर पहुंच जाता है। x1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x2 इक्वल्स टू भी क्या है आपका बच्चे 0 है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जहाँ पर है ऑलरेडी वहीं पर है, बट टाइम देखिए, टाइम आपका क्या है, यानी 0 से लेकर के t तक आपका बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट में, है ना। बात सही। चलिए, जैसे आप बस पकड़ने जाते हो, बस स्टैंड, आपकी बस खड़ी होती है स्टैंड में, तो हम कह सकते हैं कहाँ है वो, रेस्ट में। और आप ट्रेवल कर रहे हो, आप कहाँ पर हो, बस के कंपेयर में आप रेस्ट पर हो, लेकिन बस ट्रेवल कर रही है, इसलिए बस किसमें है, मोशन में है ना। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थोड़ा सा लोचा रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है कि जो मोशन है उसको कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। मोशन को ना 3 कैटेगरी में बांटा है। इसको हम बोल सकते हैं, यानी कह सकते हैं 1 डायमेंशनल, यानी 1D मोशन। यहाँ पर बन रहा है बच्चे कितना, 2D, और एक बन जा रहा है आपका कौन सा, 3D, है ना। अगर 1D की बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो x की तरफ जा रहा हो, या तो y की तरफ, या फिर z की तरफ, यानी कह सकते हैं किसी एक्सिस के एक ही, यानी जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें एक ही वर्टिसेस पर या एक एक्सिस पर अगर मूव करे तो उसे हम लोग कह सकते हैं 1D। और अगर हम बात करते हैं 2D, तो अगर मान लो कोई बॉडी कहाँ पर हो, यानी कह सकते हैं y और x के कोऑर्डिनेट के बीच में जा रहा हो। जैसे ये वाला पॉइंट को देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट को अगर नाम देंगे तो यहाँ पर आप कह देते हो जी 0 0 हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया x1, ये हो गया जी x2, ये वाला पॉइंट आपका बन गया कौन सा, y1, और ये जो पॉइंट बन रहा है ये बन गया आपका y2। तो ये पॉइंट का अगर नाम आपका नामकरण करें तो ये पॉइंट आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर हम P1 की बात करते हैं तो बने x1 और फिर y1, और इस पॉइंट का नाम अगर कहें P2 तो ये बनता है x2 और बोलिए कितना, y2। तो ये देखिए दोनों कोऑर्डिनेट्स यूज रहे हैं। हम कह सकते हैं जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स यूज हो उसको मोशन इन 2 डायमेंशन कह देंगे, और जिसमें केवल और केवल कितने, एक एक्सिस यूज हो उसको कह सकते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, और जिसमें तीनों एक्सिस यूज हो उसमें हम लोग कह सकते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन का अगर आपसे मान के चलो एग्जांपल पूछ देता है तो आप कह सकते हैं काइट फ्लाइंग इन द स्काई कह दीजिए, यानी मोशन इन 3D का हो जाता है बच्चे, यानी कह सकते हैं काइट फ्लाइंग ऑन अ विंड डे। एक तो ये एग्जांपल हो गया, या कह सकते हो आप किसका,
यानी कह सकते हैं मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, है ना बात सही, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन की बात कर लेते हैं। चलिए इसको भी लिख ही लेते हैं। तो क्या बन रहा है, AEROPLANE, है ना बात सही, इन स्पेस, है ना। चलिए ये किसका एग्जाम्पल था, 3D का था। अगर हम 2D की बात अगर करें तो 2D का एग्जाम्पल क्या बनेगा, जरा सोचिए। 2D का एग्जाम्पल बन जाएगा, जैसे कह सकते हैं मोशन इन अ प्लैनेट अराउंड द सन, इसका एग्जाम्पल बनेगा मोशन इन अ प्लैनेट अराउंड द सन। अगर हम बात करें और भी कोई, तो ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ जिगजैग पाथ, कौन सा, जिगजैग, जिगजैग, जिगजैग ना टेढ़ा मेढ़ा, है ना बात सही। जैसे शराबियों की जो स्पीड होती है, जो मोशन है, वो कैसा होगा, 2D होगा। अगर 1D की बात करते हैं तो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यहाँ पर आ जाएगा किसका, फ्री फॉलिंग बॉडी, ये इसको मोशन इन 1D के बारे में जानते हैं, या इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए ये तो छोटी छोटी बातें थी, है ना बात सही। डिस्टेंस और लेंथ, पाथ, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग नीट की तरफ मूव किया तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बात ही हम लोग करने वाले हैं, है ना। चलिए अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा, ये होता है स्पीड। स्पीड क्या होता है बच्चे, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, स्पीड कहेंगे। अगर हम स्पीड की बात कर लें तो स्पीड किसके करीब हो जाएगा बच्चों, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में किसके करीब, टाइम के करीब। अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस को एक्स कह देते हैं जी, है ना बात सही। क्या कह देंगे इसे, डिस्टेंस को हम लोग एक्स कह देते हैं, और जो टाइम उसको टी कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, वी कह देते हैं। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला बन जाता है, वी इक्वल्स टू किसके करीब बन गया, यानी x/t के करीब। यहीं पर अगर मान लो कि डिस्टेंस आपसे पूछता है तो डिस्टेंस किसके करीब बन जाएगा, जो डिस्टेंस बनेगा वो बन जाएगा किसके करीब, यानी स्पीड इनटू टाइम के करीब बन रहा है ना बात सही। चलिए अगर हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जरा सोचिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। इसके अगर हम एसआई यूनिट की बात अगर कर लें तो एसआई यूनिट क्या बनने वाला है बच्चे, यानी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस जो भी है वो मेजरमेंट किस में होगा, मीटर में, और टाइम किस में होगा, वो सेकेंड में। अगर हम यहाँ पर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, मीटर का सेंटीमीटर, और यहाँ टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो सेंटीमीटर बाय सेकेंड, तो इसको पर बोल सकते हो, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो ms-1, है ना। अगर फिर हम इसकी क्या बात कर रहे हैं बच्चों, इसके हम अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस क्या बनेगा, देखिए ना, लेंथ अपॉन में टाइम है तो l बाय क्या कर दीजिए t, इसको और लिख सकते हैं LT-1। इसको और बढ़िया बनाने के लिए m0 l t माइनस क्या दे देंगे, 1 दे देते हैं, है ना बात सही। ये इसके डायमेंशंस बन गया। चूंकि क्या है कि यहाँ पर स्पीड है तो ये जो है ये कौन सा क्वांटिटी है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। कौन सा क्वांटिटी बनेगा, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी, देखिए जरा मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, यानी विच हैव only magnitude but not have any direction, इसके पास कोई भी डायरेक्शंस नहीं होगा। अब यहाँ मैग्नीट्यूड का खेला है थोड़ा। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड जो भी आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा क्या बनेंगे, मैग्नीट्यूड्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। और जब भी डायरेक्शंस की बात आती है तो इंडिकेटेड पॉइंट की बात करेंगे, इंडिकेटेड पॉइंट की बात करें। अगर इंडिकेटेड पॉइंट नहीं मिल रहा हो तब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और फिर इन्हीं को मिला करके और भी डायरेक्शंस बनाया जा सकता है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर छोटी छोटी कुछ बातें होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। होता क्या है, जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड के जो टाइप होगा, है ना, ये आपके कितने हैं, 3 टाइप्स होता है। वैसे ज़्यादातर तो 4 टाइप्स कह दीजिए, तो यहाँ पर कह दीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड की जब भी बात करते हैं, पहला आपका जो बनता है बच्चों, फर्स्ट ये आता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं,
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जाए तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड को ना दूसरे लैंग्वेज में बच्चे हम लोग इसको कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्या कहेंगे इसे? कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। अगर कांस्टेंट स्पीड की बात करें तो यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाती है। इसके अगर हम मान लो ग्राफ की बात करें तो आप जानते हैं x वर्सेस t का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, यानी स्पीड बनेगा, है ना। जैसे मान लो x यहाँ पर डिस्टेंस है, t यहाँ पर टाइम है। अगर आप इसके ग्राफ को खींचे ना तो ग्राफ कैसा बनने वाला है जरा सोचो। मान लो ये x हो गया और यहाँ पर हमने t की बात करा, तो इसका x और t का जो स्लोप बन रहा है, यानी या इसके बीच का ग्राफ, ये देखिए स्लोप बना ना, इस स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कह सकते हैं इसको हम लोग स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। और इसके बीच का जो ग्राफ होगा, जो एरिया बनेगा, हम लोग उसको डिस्टेंस कवर करते हैं, v और t के बीच का, है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो आपका ओरिजिन से जाता अगर आपको दिखाई दे ये वाला, यानी 90 को अगर मान लिया जाए कितने पर 45 और 45 में अगर ये कट कर रहा हो, तब हम कह सकते हैं इसे यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सा है? यानी यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है ये, है ना बात सही। यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप इसको समझिए थोड़ा। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस कैसे, मान लो यहाँ पर एक स्केल लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पर लेते हैं 2, यहाँ पर ले लेते हैं 3। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 और यहाँ पर ले लिए 2 और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 3। अब आप सोचिए ना, अगर इस तरह का ग्राफ आप खींच दिए हो तो इसको ऐसे जरा मिलाओ, 1 1 इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना बात सही। फिर इसको यहाँ लेके आ जाइए, फिर इससे ऊपर लेके जा, देखिए फिर यहाँ पर लेके आइए इसको, ऐसे देखिए क्या हो रहा है, कैसा लाइन जा रहा है, यानी आपका कैसा लाइन खींचा रहा है, स्ट्रेट लाइन। अगर x और यानी ये डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है, इसके बीच का अगर मान लीजिए कि जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको शो करेगा, यानी कह सकते हैं हम लोग स्पीड को, है ना बात सही। चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात भी होती है जिसको हम लोग नोट कर लेते हैं, है ना। चलिए दूसरी बात जो आता है ये आ जाता है आपका, यानी वेरिएबल स्पीड। किसकी बात करते हैं, यानी कह सकते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड को दूसरा क्या नाम होता है बच्चे, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, समझिए यानी क्या है, इक्वल डिस्टेंस, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, और यहाँ पर कहते हैं अनइक्वल टाइम, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इक्वल डिस्टेंस बट क्या हुआ, अनइक्वल टाइम। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, शॉर्टकट पढ़ा रहे बच्चे, है ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यानी अनइक्वल डिस्टेंस, और हम लोग क्या कहेंगे, यानी इक्वल टाइम। इक्वल टाइम यानी अगर एग्जाम्पल के अगर तौर पे अगर समझाऊं तो क्या बात बनने वाला, जरा समझिए। अगर मान लेते हैं एक कोई बच्चा है, ठीक है जी, ये देखिए इस तरह का है, ये बच्चा है, ये चलना यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, और ये चलना यहाँ से शुरू किया। जैसे ये चलना शुरू करता है, मान लेते हैं यहाँ पर कूदना शुरू किया ए पॉइंट पर, और ये चला गया बी पॉइंट पर, फिर यहाँ पर क्या सी पॉइंट पर। यहाँ से इसको यहाँ तक जंप करने में मान लो ये 3 मीटर का जंप करता है, और यहाँ पर x1 बराबर 3 मीटर, तो टाइम कितना t1 बराबर, मान लो यहाँ पर लग जाता है इसको 10 सेकेंड। कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। और फिर यहाँ b से c में भी इसको कितना, x2 बराबर कितना है 3 मीटर, और यहाँ पे t2 बराबर कितना है, यानी फिर से लग रहा है यहाँ को 20वां सेकेंड, यानी यहाँ से। तो यानी इसका मतलब क्या, यहाँ से ना टाइम इंटरवल शुरू हो गया, t=0 से ना, तो t=0 से तो यहाँ 10 सेकेंड, यहाँ 20वां सेकेंड में पहुँच रहा है। इसका मतलब यहाँ 10 सेकेंड लगा है ए से बी तक जाने में, तो यहाँ से ए से बी तक जाने में 10 सेकेंड, तो बी से सी में भी कितना 10 सेकेंड, और यहाँ ए से बी तक जाने में 3 मीटर का, तो बी से सी में भी 3 मीटर का। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मीटर कूदा, फिर अगला 3 मीटर गया, अब एक बार 10 सेकेंड लगा था, दूसरे बार भी 10 सेकेंड लगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपका हो रहा है। इसका मतलब कौन सा स्पीड बन रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड बन रहा है ना। अब यहीं पर एक एग्जांपल और भी अगर सेट कर लिया जाए कि ये क्या हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पर कि ए से बी तक जब गया उस कंडीशंस में आपका टाइम कितना लग गया था, ये 10 सेकेंड का, और बी से सी तक गया तो मान लेते हैं 3 मीटर ही गया है, लेकिन यहाँ टाइम जो लग गया ये लग गया कितने का, 15 सेकेंड का, 15 सेकेंड का। ए से बी तक गया तो कितना, 3 मीटर,
लेकिन टाइम लगा 10 सेकेंड। बी से सी में जा रहा है तो टाइम लग गया 15 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस कितना है 3 मीटर का। तो इसीलिए हमने लिखा डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए टाइम इक्वल नहीं होगा। उसे आप वेरिएबल स्पीड कहिए चाहे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहिए। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या कहता है कि यही बच्चा मान लेते हैं ए पॉइंट पर था, यहाँ से कूदा कहाँ पर बी पॉइंट पर, ये आ गया कितना यानी 3 मीटर, और टाइम कितना लग गया मान लेते हैं कितना 10 सेकेंड। और यहाँ से बी से फिर कूदा कहाँ पर सी पर, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये कितना चला गया 5 मीटर, और यहाँ पर टाइम कितना लग गया यानी कह सकते हैं 10 सेकेंड। फिर यहाँ पर भी टाइम आपका, तो टाइम बराबर हो सकता है, डिस्टेंस बराबर हो नहीं हो तो नॉन यूनिफॉर्म, समझ रहे हैं। और यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, और यहाँ पर फिर मैंने कह दिया कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, मतलब टाइम और डिस्टेंस दोनों जो है वो कभी नहीं मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं वेरिएबल स्पीड, है ना। चलिए, अगर वेरिएबल स्पीड की बात किया तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसका यानी ग्राफ का, तो यहाँ पर ग्राफ क्या कहता है जरा समझिए। ग्राफ कहता है बच्चों, ये मान लो हमने कह दिया ये क्या है आपका वाई एक्सिस और ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये हमेशा कैसा बनेगा नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इस तरह का। या दूसरा ग्राफ कैसा बन सकता है बच्चों, अगर हम इस तरह की बात अगर करें, मान लेते हैं ये आपका कौन सा है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में हमने यहाँ डिस्टेंस ले लिया और इसको हमने टाइम की बात कर लिया है। ये आपका टाइम है, टाइम वर्सेस एक्स वर्सेस यानी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का आपका ग्राफ है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने कह दिया क्या है ये टाइम आपका है, तो ये कैसा हो सकता है इस तरह का ग्राफ। और एक और जो ग्राफ बन सकता है बच्चों, ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ ऐसा यानी टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग बन सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं यानी नॉन यूनिफॉर्म। अब आपके मन में आएगा नॉन यूनिफॉर्म क्यों, कोई एक पॉइंट को लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए क्या डिस्टेंस इक्वल है, नहीं है ना। चलिए यहाँ पर ले लीजिए, यानी देखिए डिस्टेंस क्या हो गया यानी कवर हुआ है कम, है ना। इस ग्राफ को देखिए, और यहाँ पर क्या है आपका ये जो टाइम है ये क्या है आपका ज़्यादा लग रहा है। इसी प्रकार से अगर इस ग्राफ को अगर देखें तो यहाँ एक कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर देखिए और इसकी बात कर लीजिए। ये देखिए आपका क्या है टाइम ऑलमोस्ट कम लगा है। अगर हम सीधी रेखा खींच दें ऐसे सीधी लाइन, तो ये टाइम कम और डिस्टेंस आपका ज़्यादा ट्रेवल हुआ है। और यहीं पर देखिए क्या इस पॉइंट का, तो डिस्टेंस आपका कम यानी लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल, और यहाँ पर तो ये आई होप आपको ये नॉन यूनिफॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं यानी कह सकते हैं इसको वेरिएबल के नाम से। एक और छोटी सी बात आ जाती है, ये आ जाता है यानी थर्ड, तीसरी की बात करते हैं। तीसरा जो बनता है ना बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे इसको एवरेज स्पीड। तो देखिए जरा एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया। एवरेज स्पीड होता है कि पार्टिकल कवर टोटल डिस्टेंस इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस बाय यानी टोटल टाइम, यानी कह सकते हैं डेल एक्स बाय कितना डेल टी। अब टोटल डिस्टेंस का क्या मतलब, मान लो x1 गया किसमें यानी t1 में, x2 कितना गया t2 में, x3 कितना गया t3 में। इस प्रकार से मान लेते हैं कि जब मुझे VAB चाहिए तो VAB किसके करीब बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 आगे तक, है ना। और यहाँ से t1 प्लस t2 प्लस कितना t3। तो इसीलिए हमने इस पूरे को मिला करके क्या कर दिया डेल x बाय डेल टी, है ना बात सही। डेल एक्स बाय कितना कर दिए डेल टी। अब अगर हम आगे की अगर बात कर ले बच्चों, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस नीट का लगभग ये पूछ देता है। तो यहाँ पर नीट के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा एक और थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। वो आपका है कौन सा इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड इंस्टेंट टाइम पर होना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होना चाहिए इंस्टेंट टाइम पे, यानी v इक्वल टू क्या बनेगा यानी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाय कितना डेल टी। तो यहाँ पर क्या बनेगा डेल एक्स बाय डेल टी लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, ये पूरा का पूरा फॉर्म किस फॉर्म बनेगा यानी बन जाएगा डी एक्स बाय कितना डी टी। अब यहाँ पर जो आपका फॉर्म बन के आता है यानी v इक्वल्स टू बन जाएगा कितना डी एक्स बाय डी टी। अब डी एक्स बाय डी टी क्या है, यहाँ पर बात करते हैं बच्चों डी एक्स बाय डी टी। तो डी एक्स बाय डी टी जो है ये है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
है ना बात सही। यहाँ पर अब यहाँ पर अपन डिस्टेंस निकालना हो, स्पीड दिया हो तो क्या, यानी dx इक्वल्स टू उलट दीजिए तो क्या बनेगा v इंटू डी टी, और यहाँ से x चाहिए तो इंटीग्रेशन किसका, dx का, है ना। तो यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू बनेगा v इंटू बोलिए डी टी, तो t इनिशियल से कहाँ तक, यानी t फाइनल तक। आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तब आपका इंस्टेंटेनियस का मान निकल जाएगा, है ना। अभी आपको यहीं पर छोड़ते हैं, बाकी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, उसमें हम लोग पूरा डिटेल करेंगे कि ये हम इंटीग्रेशन जो टर्म है, कौन सा, इंटीग्रेशन वाले पार्ट को हम लोग पहले सीखेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीखेंगे, फिर हम लोग PYQs लगा लेंगे।